हेलो मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीजी पर और फेसबुक पर। मित्रों, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मित्रों, मैं आज विकारी शब्द का चौथा और अंतिम शब्द क्रिया का टॉपिक लाया हूं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। मित्रों, क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में आप पहले से थोड़ा जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की सामान्यतः जो पहचान है दोस्तों, उसमें ज़्यादातर ना लगा होता है, जैसे कि खाना, पीना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है, क्रिया है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होती है आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से तात्पर्य होता है दोस्तों, कर्म यानी कि क्रिया के साथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म उसमें उपस्थित होता है, यानी कि उसमें क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, तो आपकी वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जहाँ पर क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पर फिर आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो मित्रों, देखिएगा आप, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? वह क्रिया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म की उपस्थिति में घटित होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया के लिए वाक्य में हमेशा कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ वो आपकी फिर अकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों, देखिएगा अब एग्जाम्पल। आपको सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसके आपको जो है एक ट्रिक बतलाता हूँ। आपको यदि कोई वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपको सबसे पहले उसकी क्रिया को देखना है, क्रिया क्या है, और आपको क्रिया से जो है क्या से प्रश्न करना है। आपको क्रिया से क्या और किस से प्रश्न करने पर आपको यदि उत्तर के रूप में यदि आपको कर्म प्राप्त हो रहा है, यानी कि उत्तर के रूप में यदि आपको कर्म प्राप्त होता है, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। जैसे कि दोस्तों आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है आपके सामने, मोहन पत्र लिखता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्रिया जो है वो है लिखता है, यानी लिखना यहाँ पर क्रिया है। यदि हम क्रिया से प्रश्न करते हैं कि क्या लिखता है, क्या लिखता है, तो आपका उत्तर आएगा पत्र लिखता है। यानी कि यहाँ पर क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, इसमें मोहन लिखता है। दोस्तों, इस वाक्य में आपको कर्म नहीं दिया है। मैंने पहले ही कहा आपको, वाक्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म की यदि क्रिया के लिए उपस्थित बनी रही है, तो फिर वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर कर्म नहीं है, लेकिन यदि हम वाक्य से यहाँ पर क्रिया से यदि हम प्रश्न करते हैं यहाँ पर कि क्या लिखता है, तो दोस्तों आपका उत्तर मोहन नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा कुछ ना कुछ तो लिखता है, कहानी लिखता है या उपन्यास लिखता है या आपका पद्य लिखता है, कविता लिखता है, पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, फिर दोस्तों वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर उसे क्रिया के लिए किसी न किसी कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, तो फिर आपकी ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए आगे नेक्स्ट, अमित पतंग उड़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया है उड़ाना। उड़ना और उड़ाना, उड़ना बात अलग है और उड़ाना बात अलग है। तो उड़ाता है, क्या उड़ाता है दोस्तों? आपका उत्तर आएगा कर्म के रूप में पतंग उड़ाता है।
ये किससे उड़ाता है? पतंग को उड़ाता है। तो आपका उत्तर कर्म के रूप में प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, यानी कि आपकी यहाँ पर क्या है? फिर सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार आपके सामने और लिखा हुआ है रमेश पक्षी उड़ाता है, तो क्या उड़ाता है? आपका उत्तर आएगा पक्षी उड़ाता है, यानी कि आपका जो कर्म है वो यहाँ पर पक्षी है। तो इस आधार पर ये आपकी कौन सी क्रिया है दोस्तों? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखिएगा, दरवाज़ा खोला गया, क्रिया है खोला गया, एक साथ लिखा हुआ है दरवाज़ा खोला गया, तो क्रिया यहाँ पर क्या है? खोला गया। आप क्रिया से प्रश्न करते हो क्या खोला गया, तो आपका उत्तर आएगा दरवाज़ा खोला गया। अब दोस्तों दरवाज़ा किसी न किसी के द्वारा खोला गया होगा, तो इस आधार पर आपका जो कर्म है वो दोस्तों यहाँ पर दरवाज़ा है, यानी कि आपकी जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए आप, अब है पुस्तक पढ़ता है, तो इसका उत्तर क्या है आपका? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसे पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो आपका दोनों ही रूप में आपका उत्तर कर्म के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो फिर आपकी यहाँ पर सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है लास्ट, सक्षम सुलाता है। आपके सामने लिखा हुआ है सक्षम सुलाता है। सुलाता है यानी किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को सुलाता है, किसी को सुलाता है। कौन? सक्षम सुलाता है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो दूसरा व्यक्ति है। इस आधार पर आपकी ये क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है। दोस्तों सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक कर्म दिया होता है, और द्विकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो कर्म दिए होते हैं। तो इसमें दोस्तों एग्जांपल देखिएगा आप, देव की बगीचे से फूल तोड़ती है, यानी आपकी जो है यहाँ पर एक कर्म है फूल, क्या तोड़ती है? फूल तोड़ती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम सोचें कि बगीचा एक कर्म है, तो दोस्तों बगीचा एक कर्म नहीं है, ये एक स्थान का नाम है बगीचा। बगीचे से फूल तोड़ती है, स्थान का नाम है। तो यहाँ पर कर्म एक है, फूल तोड़ती है, तो आपका ये एक कर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद राम ने रावण को मारा, क्या मारा? रावण मारा, यानी कि आपका ये भी कैसी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया है। इसके अलावा द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए आप, माँ बच्चों को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। किसे पिलाती है? बच्चों को पिलाती है। यानी एक साथ आपके दो कर्म आ रहे हैं, इसमें दूध आपका मुख्य कर्म है और बच्चों आपका इसमें गौण कर्म है, यानी द्वितीय कर्म है। इसमें यानी मतलब दो कर्म दिए हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट उदाहरण है इसका दोस्तों, अध्यापक ने बच्चों को पुरस्कार बांटे। दोस्तों क्या बांटे? पुरस्कार बांटे। किसे बांटे? बच्चों को बांटे। यानी कि आपका प्रथम जो मुख्य जो कर्म है वो पुरस्कार है, और द्वितीय कर्म जो है वो क्या है? यहाँ पर बच्चे हैं। तो यहाँ पर आपकी ये द्विकर्मक क्रिया है। इसके बाद दोस्तों देखिए अकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसका प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिएगा बालक सोता है, इसको भी आप यहाँ पर आपको क्या करना है? जैसे मैं आपको यहाँ बताया उदाहरण, इस प्रकार से आपको क्रिया से प्रश्न करना है, और क्रिया से प्रश्न करने पर यदि उत्तर आपका किस में आता है? कर्ता के रूप में प्राप्त होता है, तो आपकी फिर वहाँ पर क्या होती है? अकर्मक क्रिया है। इसमें देखिए आप, बालक सोता है, आप सोना से क्रिया से आप प्रश्न करोगे क्या सोता है, तो आपका उत्तर आएगा बालक सोता, यानी कर्ता कौन है? यहाँ पर बालक है, और आपका उत्तर किसके रूप में आ रहा है? कर्ता के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो फिर यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? यहाँ पर अकर्मक क्रिया कहलाएगी। कौन सोता है या क्या सोता है? तो बालक सोता है, तो आपका उत्तर कर्ता के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो फिर यहाँ पर एक कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। पतंग उड़ती है, देखो उड़ना और उड़ाना अलग अलग बात है। उड़ाना मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उड़ाना, और उड़ना मतलब स्वयं उड़ना। यानी पतंग उड़ती है, यानी पतंग यहाँ स्वयं उड़ रही है। क्या उड़ती है? पतंग उड़ती है। तो फिर ये आपका क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। या यदि यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि मोहन पतंग उड़ाता है, तो फिर आपका फिर क्या कहलाएगा? वहाँ पर सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। रेहाना नाचती है, रेहाना नाचती है, यहाँ पर क्या नाचती है? उत्तर आएगा आपका कर्ता के रूप में, रेहाना नाचती है। ठीक है, तो आपकी फिर कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। यदि हम इस यहाँ पर लिख दें रेहाना अपनी पुत्री को नचवाती है,
यानी कि यहाँ पर या रेहाना नचवाती है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता है, किसके लिए, क्रिया के लिए। तो फिर आपका ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ रेहाना नाचती है, यानी रेहाना यहाँ पर स्वयं नाच रही है, तो आपकी फिर ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, स्वयं उड़ते हैं पक्षी, यानी कि अकर्मक क्रिया है आपकी। पेड़ से पत्ता गिरता है, दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि ये सकर्मक क्रिया है। क्या गिरता है, पत्ता गिरता है, कहाँ से गिरता है, पेड़ से गिरता है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको इसको आप जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें इस बात को, जो भी प्राकृतिक कार्य होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, जो किसी के द्वारा नहीं किए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप होते हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं, वो सभी उदाहरण क्रिया के आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जैसे देखिए आप पत्ता गिरता है, तो आपका ये जो उदाहरण है वो आपका अकर्मक क्रिया का है। क्या गिरता है, पत्ता गिरता है। ये चूंकि किसी के द्वारा इसको गिराया नहीं जा रहा है, ये ऑटोमेटिक जो है प्रकृति के अनुसार गिर रहा है। इसी प्रकार बरसात हो रही है, ये भी क्या है, प्रकृति का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है, तो ये भी फिर आपकी क्या है, अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बच्चे दौड़ते हैं, कौन क्या दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, कर्ता के रूप में आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो आपकी ये क्या कौन सी क्रिया है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बस सड़क पर चलती है, बहुत अच्छा वाक्य दोस्तों, ये बस सड़क पर चलती है। यदि हम यहाँ क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या चलती है, उत्तर आएगा बस चलती है, यानी बस स्वयं चल रही है। आप सोचते होंगे दोस्तों यहाँ पर सड़क कर्म है, ये सड़क जो है वो कर्म नहीं है, क्योंकि सड़क तो क्या है, यहाँ पर एक स्थान है, स्थान का नाम है। बस कहाँ पर चलती है, कहाँ से उत्तर आ रहा है आपका, क्या से उत्तर नहीं आ रहा है यहाँ पर कि बस कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है, तो यानी कि मतलब ये आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार नाव नदी में तैरती है, तो ये भी आपका किसका उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पंखा घूमता है, क्या घूमता है, पंखा घूमता है, स्वयं घूमता है पंखा, तो ये आपकी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। नदी बहती है, ये भी आपकी कौन सी है, ये प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक होता है, नदी बहती है या नदी बह रही है, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दोस्तों अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, आपने शायद इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ कि क्रिया जो अकर्मक क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक तो स्थिति बोधक अकर्मक क्रिया और एक गति बोधक अकर्मक क्रिया। स्थिति बोधक जो क्रिया होती है उसे कहते हैं जहाँ पर कर्ता गतिमान या चलायमान नहीं होता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया जो होती है वो कौन सी होती है, स्थिति बोधक अकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ पर कर्ता चलायमान होता है, गतिमान होता है, वहाँ पर आपकी फिर कौन सी होती है, गति बोधक क्रिया होती है। तो दोस्तों उदाहरण देखिए आप, स्थिति बोधक क्रिया के उदाहरण, बालक सोता है, बालक सो रहा है और बालक सोया। तीन स्थिति में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बालक जो कर्ता है वो उसकी स्थिति कैसी है, स्थिर है, अर्थात जो कर्ता वो क्या है, स्थिर है, वो चलायमान नहीं है, वो गतिमान नहीं है, एक जगह पर स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में आपकी फिर ये स्थिति बोधक क्रिया कहलाएगी, स्थिति बोधक अकर्मक क्रिया कहलाएगी। गति बोधक क्रिया के उदाहरण देखिए आप, बच्चे दौड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, राम चलता है, पंखा घूमता है और बच्चे नाचते हैं। यहाँ पर पांचों स्थिति में, पांचों उदाहरणों में क्रियाएं आपकी जो कर्ता है वो क्या है, यहाँ पर स्थिर नहीं है, अस्थिर है, गतिमान है, चलायमान है, तो आपकी फिर यहाँ पर ये कौन सी क्रिया है, गति बोधक अकर्मक क्रिया है। ओके दोस्तों, मैं आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मित्रों मेरा आपसे एक प्रश्न है आज का कि मोहन कुत्ते से डरता है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मोहन कुत्ते से डरता है, आपको बताना है इसमें कौन सी क्रिया है, इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, क्रिया के अन्य भेद लेकर एक नया वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।